थैंक यू। हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई रमन जी, ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर। सर अगर कुछ गलत हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा। नो हाँ। वरीज। हाँ। ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसोल। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इन्फोसोल इज़ वन ऑफ द लीडिंग ईपीसीज वर्किंग इन फील्ड ऑफ मेगावाट्स कह दें या ईपीसी कह नहीं, या मेगावाट्स कह दें, कुसुम कह दें, या ओपन एक्सेस में भी में काम किया हुआ है। और आज की डेट में उन्होंने ऑलरेडी 50 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कमीशन एंड हैंडल भी कर चुके हैं, और 100 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स अभी आईएनसी स्टेज में हैं, और 300 मेगावाट्स के अगर हम देखें तो उनके पाइपलाइन में है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेगावाट मेगावाट का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है रमन सर की कंपनी इन्फोसोल को। और ये बेसिकली महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका और तेलंगाना में ऑपरेट कर रहे हैं। और अब ये जो नया एक टेंडर आया है, दैट इज़ एमपी। हाँ। इसके बारे में आज हम उनके साथ बात करेंगे। तो रमन सर, हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ें। श्योर सर, श्योर। तो रमन सर, जहाँ तक हमारे जितने भी अभी दर्शक हैं, दे ऑल आर वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर मेनी इयर्स, क्वाइट सम इयर्स। कुछ लोग अभी नए हैं, 7 साल, 5 साल, 2 साल। तो सर, ये किलोवाट और मेगावाट के जो में ऐसा क्या डिफरेंस है सर? हैं? Sir, basically with increase in scale, the headache is also increasing. That is the first major difference. As a EPC, there are so many challenges which we have to face. But majorly when you get into megawatt scale, maybe मैं थोड़ा सा हिंदी में conversation रखूंगा for it to be better communicate. तो मेगावाट स्केल में जब जाते हो आप, तो सारी चीजें जो है आपको एक प्रोसेस और सिस्टम से करनी होती है। बीट प्रोक्योरमेंट, बीट डिजाइन, बीट कस्टमर एक्विजिशन। जो अब किलोवाट में हम करते हैं कि यार, यूजुअली एक स्मॉल स्केल ईपीसी को हम अगर स्टडी करते हैं तो दे हैव लेट्स से 10 to 20 एम्प्लॉयज, वन पर्सन डज मल्टीपल जॉब्स एंड थिंग्स आर वर्केबल। वो बिजनेस मॉडल भी काफी स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट व्हेन यू गेट टू मेगावाट, फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स यू नीड टू हैव अ एक्सपर्टीज एंड कैपेबिलिटी। तो जो मेगावाट में जाना चाहते हैं, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले कैपेबिलिटी बिल्ड कीजिए। मतलब यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजाइन पर्सन, एंड डिजाइन में भी यू नीड टू हैव अ डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल डिजाइन टीम, डेडिकेटेड सिविल डिजाइन टीम। यू नीड टू हैव योर ओन क्यूसीज। अब रूफटॉप में कुछ एक आधा छोटा मोटा गलत भी हो जाए, केबल कैलकुलेशन गलत हो जाए, बाद में 100 मीटर का केबल भेज के उसको ठीक कर सकते हो, यूटिलिटी में वो नहीं कर सकते। तो यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्यूसी टीम, क्वालिटी कंट्रोल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और आपका एग्जीक्यूशन टीम जो है उसको भी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो आई रमन थिंक। सर, मतलब कि अब इसको कुछ ऐसा समझा जाए कि भाई, नो डाउट हम एसएलडी में अगर देखें तो एक मॉड्यूल है, एक इन्वर्टर है और एक ग्रिड है जिसके साथ हम लोग सिंक कर रहे हैं। एसएलडी तो साम एकदम सिंपल दिखता है। लेकिन अगर हम किलोवाट की अगर बात करें तो इट्स जस्ट लाइक ए बर्थडे पार्टी, जहाँ पे आप चाय समोसा और एक पेप्सी लेके आके 4 लोगों को बुला के एक बर्थडे पार्टी अकेले ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन करेक्ट। अगर हम मेगावाट की बात करेंगे, ये पूरे शादी का काम है। हम्म। यस। तो यहाँ पे तंबू वाले को तंबू का काम दिया जाएगा, कैटरिंग वाले को कैटरिंग का काम दिया जाएगा। हाँ। करेक्ट। और पंडित जी अपना काम करेंगे। तो यस। ये कुछ आसान भाषा में कुछ ऐसे ही समझे। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा सर, अब हम मेगावाट की बात कर रहे हैं तो मेगावाट में जनरली हमने देखा है कि भाई 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है लैंड, दूसरा होता है कैपिटल, तीसरा होता है आपका सबस्टेशन, और फिर उसके बाद एक ईपीसी और एक कंसल्टेंट। तो ज़रा इनके पांचों के रोल्स के बारे में या पांचों की इंपॉर्टेंस बता देंगे सर? लैंड, कैपिटल मतलब कि कॉस्ट, फिर सबस्टेशन, फिर ईपीसी और एक कंसल्टेंट। परफेक्ट। सो सर, आपने काफी सही टैबुलेट किए जो पांच एलिमेंट्स है जिससे एक यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। सबसे क्रिटिकल चैलेंज जो है डेफिनेटली लैंड का है। और जैसे इट डिपेंड्स ऑन द स्कीम। जैसे अगर हम कुसुम स्कीम की बात की जाए, तो आपको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है कौन से सबस्टेशंस पे लैंड फिजिबल हो सकती है, कौन से सबस्टेशंस पे लैंड की रेट्स क्या है। और ऐसा नहीं है कि सबसे कम रेट वाली लैंड सही है। आई मीन एक बिडिंग स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि अगर लैंड कॉस्टली है तो वो सबस्टेशन पे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो यू हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है लैंड एक्वायर करना। एंड सबसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी है। अगर आपकी लैंड परफेक्ट होती है तो आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में कुछ तकलीफ नहीं आती है। देखो, जो हम किलोवाट मेगावाट की बात करते हैं ना, तो एक बार आपकी बाउंड्री और लैंड फिक्स हो गई तो अंदर फिर जो गेम बचता है वो
किलोवाट की चैलेंजेस बहुत सिमिलर होती है। सबसे अलग चीज जो हम जब जाते हैं किलोवाट टू मेगावाट में, तो वो लैंड रहती है। तो दैट इज वेयर लैंड प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। और राइट फ्रॉम ड्यू डिलीजेंस टू सॉर्ट ऑफ एक्विजिशन, काफी स्टेप्स होती है जो आपको केयरफुली करनी होती है। जैसे अगर हम एमपी की बात की जाए, देर आर फ्यू बेल्ट्स विच आर हैविंग हायर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। शेड्यूल्ड ट्राइब की लैंड आप परचेस नहीं कर सकते हो। तो यस। ये सारे फैक्टर्स जो है आपको कंसिडर करने होते हैं जब आप बिडिंग करते हो। तो दैट इज द लैंड पार्ट। चलिए ठीक है सर, अभी जो हम लोग एमपी की बात करने जो आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज एमपी में। एमपी में 1200 मेगावाट का अभी हम लोग टेंडर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही कौन कौन से स्टेट्स आज की डेट में कुसुम से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर कह दें कि भाई मेगावाट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हाईली फर्टाइल स्टेट्स कौन कौन से हैं? सर, पहले तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। एमपी में 1200 मेगावाट नहीं है, 14,000 मेगावाट्स है। ओके, सो 14,000 मेगावाट्स। बेसिकली दे आर गोइंग टू एलोकेट सीएफए फॉर 1200 मेगावाट्स। बट जो ओवरऑल कैपेसिटी है सबस्टेशंस की, वो 14,000 मेगावाट्स की है। सो गजब। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्कीम इन द कंट्री। लार्जेस्ट वाज बाय महाराष्ट्र, जो 17,000 मेगावाट की थी हम्म। लास्ट 2 साल में जो टेंडर्स आए में, अगर उसकी बात की जाए तो। हम्म। और फिर उसके बाद में 1 से 5 गीगावाट तक लेके बहुत सारे स्टेट्स ने टेंडर निकाले हैं। जैसे आंध्रा में हुआ 1.2 गीगावाट का, कर्नाटका में हुआ। फिर उसके बाद में आपका यूपी और बिहार में हुआ। और यूपी और बिहार में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई कि वहां पे 50 लाख जो है वो स्टेट ने भी सब्सिडी दी, ओवर एंड अबव जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल सब्सिडी की थी। जो सब्सिडी है। तो वहां पे हुआ। फिर उसके बाद में आपका गुजरात में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। सी ओवरऑल सर, ये जो स्कीम है, जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस कर रही है। सो द वे वी सी दिस स्कीम की अगले 6 महीने से साल भर में हर स्टेट में कुसुम स्कीम जो है काफी प्रिडोमिनेंटली प्रिवेल करेगी। सो जी। एक जो स्टेट मशीनरी है, उनका ये थॉट प्रोसेस है कि यार सोलार से तो फायदा बहुत हो ही रहा है, तो क्यों ना वो फायदा जो है, जो उनके मेन बेनिफिशियरीज है या मेन स्टेक होल्डर है, जो फार्मर्स है, उन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उस पर्सपेक्टिव से जैसे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी एक लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं, ईपीसी इंटीग्रेटर्स अगेंस्ट एमवाईटी। जो प्रोविजंस है वो सोलार को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, नेट मीटरिंग एंड ओपन एक्सेस को। तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस है कि यार फार्मर्स छूट ही जा रहे थे सोलार के बेनिफिट से, तो कहीं ना कहीं उनको एक बैलेंस मेंटेन करना है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ये स्कीम जो है अभी ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में आएगी इन द नेक्स्ट 6 to 12 months। जी। जी। दोस्तों, आप अभी सर हमारे साथ दो दोस्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं। एक तो नेचर की किताब, ही इज़ फ्रॉम राजस्थान, और एक निमेश जी हैं। एंड नेचर की किताब, आप टेंशन मत लीजिए, ऑल द क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू एमपी कुसुम ओनली। ओके, नो इश्यूज हैं। और निमेश जी का है सर कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ पीएम सूर्यघर करेक्ट। करेक्ट, ओके। तो सर अब अपने जो हमारे दर्शक हैं उनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की, ये ज़रा कॉन्सेप्ट को ज़रा हमें ज़रा क्लियर करेंगे ज़रा, वो सर, अभी अन्नदाता को। ये थोड़ा सा शुगर कोटेड है। हम्म। अन्नदाता से ऊर्जादाता। हाँ। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स पोजीशनड होती है। एग्जैक्टली इसका लिटरल मीनिंग हमने नहीं लेना चाहिए कि अन्नदाता ही आगे जाके ऊर्जादाता बनेगा, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे काफी डिफरेंट है। सो बट हाँ, जो आज अन्नदाता है उसको आप केपेबल जरूर कर रहे हो कि उसकी जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट उसे आप फुलफिल कर रहे हो। तो जैसे कोई भी स्टेट की बात की जाए, सो नॉट मोर देन 10% ऑफ द पार्टिसिपेशन इज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। तो ये कहना थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन होगा कि अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहा है। हम्म। बट हाँ, जो अन्नदाता है उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। एक तो वो बेनिफिशियरी है वो इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि उसको सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, उसके पास जो सरप्लस लैंड है उसका उसको एक बहुत अच्छा जो रेम्युनरेशन है वो मिल रहा है। और तीसरा, ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन हो रही है इसमें। जैसे एक, अगर मैं 5 मेगावाट की प्रोजेक्ट की भी बात करूं, तो 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट एक बार
एग्जीक्यूट होने के बाद में जब ओएनएम में जाएगा, डेफिनेटली वहाँ के जो लोकल फार्मर्स है, दे विल गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज की, वहाँ के जो मेंटेनेंस के जॉब्स है, वहाँ का जो साइट सुपरविजन का जॉब्स है, साइट यू नो सिक्योरिटी का जो जॉब है, वो उनकी जो जॉब्स है वो सिक्योर हो जाएंगी लोकल फार्मर्स के लिए। सो इसीलिए जी। उनका योगदान काफी रहेगा, बट ये कहना थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा कि अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब कि क्या है कि सर यहाँ पे जो मेजर जो विजन रखा गया है, और इस प्रोजेक्ट का नाम भी है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महावान करेक्ट। अभियान। तो यहाँ पे एक विजन रखा है कि भाई जो जो लैंड ओनर्स हैं, जो किसान जिनका उस जगह पे वो उतना हाईली फर्टाइल लैंड नहीं है, तो दे कैन यूटिलाइज देयर लैंड्स एंड बिकम ऊर्जादाता ऑल्सो। तो ये एक मेजर उसमें वो है। तो यहाँ पे सर हमने अगर लैंड की बात की और ये कैपिटल की बात की है, तो ये कैपिटल। सब भी एक एक करके हम बात कर लेते हैं। करेक्ट। सो अ, ऑन द यहाँ पे सर एक यहाँ पे जो ईपीसी का रोल है, हाँ, क्या है कि भाई लैंड तो लैंड वाले के पास है, कैपिटल कैपिटल वाले के पास है, हाँ। तो ये जो पंडित का रोल है, दैट इज ईपीसी का रोल है, इसका क्या रोल है सर? सर बेसिकली आज के डेट में ईपीसी एक टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जैसे हम जैसे जो ईपीसी कंपनीज है, राइट फ्रॉम लैंड आइडेंटिफिकेशन टू अरेंजिंग देयर फाइनेंसिंग टू एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करे। बिकॉज डेफिनेटली जो कुसुम स्कीम है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, इनको सोलार के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो कैसी लैंड होनी चाहिए, कौन सी लैंड फिजिबल है, कहाँ पे बिडिंग करना है, फंड्स कहाँ से रेज करना है, क्या टेन्योर रखना चाहिए फंड्स का, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल सकता है। और ऑब्वियसली जो कोर पार्ट है एक ईपीसी का, कि एक प्रोजेक्ट का इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग करना, वो तो हम कर ही रहे हैं। तो ईपीसी आज के डेट में, बिकॉज दीज आर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, ये कोई एस्टैब्लिश डेवलपर्स नहीं है जो बाकी चीजें सारी चीजें समझे। तो आपको सारी चीजें करनी होगी, आपके कस्टमर्स के लिए आपको टेंडर भी भरना पड़ेगा, टेंडर के फॉर्मेट समझने पड़ेंगे, टेंडर का आरएफक्यू समझना पड़ेगा, टेंडर का सबमिशन प्रोसेस समझना पड़ेगा। आपको ड्यू डिलीजेंस, बिफोर गेटिंग इनटू द टेंडर यू हैव टू डू अ वेरी डिटेल्ड ड्यू डिलीजेंस, कि भाई ये सबस्टेशन में फिजिबिलिटी हो सकती है क्या, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कहीं पे यहाँ पे सबस्टेशन के आसपास रिवर तो नहीं है, कहीं पे यहाँ पे ऐसा सिनेरियो तो नहीं खड़ा हो रहा है कि बाजू में बे कंस्ट्रक्ट करने के लिए जगह ही ना हो सबस्टेशन में। तो ये बेसिक ड्यू बहुत सारे डिलीजेंस की, चीज आते हैं सर, एक जैसे ROW भी है कि इसके आरओडब्ल्यू है। तो एक ये सारी चीजें बड़ा जो चैलेंज मैंने ईपीसी देखा हैज है। टू प्रोवाइड अ टर्न की सॉल्यूशन, बिकॉज डेवलपर उतना अवेयर नहीं है आज के डेट में, उसको ये सारी चीजों की जो है वो मालूमात नहीं है। तो एक टर्न की सॉल्यूशन जो है वो ईपीसी को प्रोवाइड करना होगा। जी जी जी। तो मतलब कि ये जो पंडित का रोल है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, हाँ। और ईपीसी को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, लाइन फ्रॉम लैंड, ROW, एंड जो अपना डिस्कॉम के साथ कागजी कार्रवाई करनी है, ये सब होती हैं। तो सर अब यहाँ पे एक बात आती है कि लैंड तो आइडेंटिफाई हो गई है, और हमने आज की डेट में देखा है कि भाई सब स्टेशन, जहाँ पे भी देखो सब स्टेशन में यहाँ पे कैपेसिटी है, कहीं पे नहीं है, तो कई जगहों पे अब बात आती है कि भाई कैपेसिटी ऑलरेडी फुल हो चुकी है। हाँ। तो यहाँ पे एक SOP होगा कि भाई क्या चीज़ें देख के, इज इट जो हम लोग फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं या इट्स ए बैकवर्ड कैलकुलेशन, मतलब कि अगर हम MP में अगर बात करें 3 रुपये 5 पैसे से हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, या हम लोग लैंड, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद सिस्टम कॉस्ट, फिर हमारा लैंडेड कॉस्ट कितना होगा, फिर हम लोग कितने में इवैक्यूएट करेंगे, और फिर आगे जाएगा। तो ज़रा ये पैटर्न बता देंगे, इज इट ए फॉरवर्ड कैलकुलेशन और ए बैकवर्ड कैलकुलेशन? सर आप हमारा सीक्रेट सॉस जानना चाहते हो, बट ठीक है। नहीं नहीं निमेश जी, आई वहाँ विल पे हमारे बहुत सारे डेफिनेटली क्वेश्चंस लाइक डाल टू रहे हैं। शेयर सो दैट इट हाँ, इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर ऑडियंस। हम्म, सो सर बेसिकली प्राइसिंग जो है ना बहुत क्रूशियल होता है, इट इट इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके कस्टमर जो डेवलपर है उनका क्या माइंडसेट है। uh, there are two three crucial decisions which you have to understand whether that person wants to purchase the land or lease the land। ठीक है, क्योंकि कुछ लोकेशंस होगी जहाँ पे परचेस ऑप्शंस अवेलेबल है, कुछ लोकेशंस होगी जहाँ पे परचेस नहीं कर सकते, आपको लीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल समवेयर लाइक लेट्स से, अगर एमपी की बात की जाए, तो अगर आप उज्जैन साइड देखो तो लैंड की कीमतें 1 करोड़ पर एकड़ से ज्यादा है, वहां पे आप परचेस नहीं कर सकते, आपको लीज ही करनी है। तो दैट इज द फर्स्ट
लेवल ऑफ इनपुट्स और डिस्कशंस विच यू नीड टू हैव विद योर कस्टमर कि भाई करना क्या है, परचेस करना है या लीज करना है। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि आप कितना एग्रेसिवली बिड करना चाहते हो, हाउ बैडली यू नीड दैट प्रोजेक्ट। लेट अस से अगर आपका कस्टमर कहता है कि हाँ भाई आई नीड अ 80% विन प्रोबेबिलिटी, सो मे बी आई वुड बिड समवेयर बिटवीन अ हायर टैरिफ रेट। बट इफ समवन सेज नहीं यार मेरे को तो 99% विन प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वी हैव टू बिड वेरी एग्रेसिवली, मे बी वी हैव टू बिड लोअर देन 2.90। क्योंकि एमपी में, एमपी हैज बीन अ स्टेट वेयर यू हैव सीन ऑल टाइम लोज। मतलब लास्ट टाइम भी 100 मेगावाट का कंसोलिडेटेड कुसुम का जो टेंडर निकला था आगर में, वहां पे 2.42 के करीब टैरिफ गया था। तो और अभी भी जो वारी ने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट जीता था गीगावाट लेवल पे, रेवा में 2.17 टैरिफ गया था। सो नहीं 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 सर, वो तो गीगावाट एंड मेगावाट एंड यहाँ पे तो हाँ हम नहीं, लोग बट बात वो कर एक रहे हैं। माइंडसेट सेट करता है सर। हम्म। मतलब दैट बिकम्स अ बेंचमार्क फॉर द रेगुलेटरी कमीशन कि भैया अगर इस रेट में पावर मिल रही है तो आपकी टैरिफ इससे बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। एंड हम्म। ये जो इनसाइट है दिस इज कमिंग आफ्टर डिस्कसिंग विद ऑल द डिस्कॉम अथॉरिटीज, कि यस उनके यस। दिमाग में वो नंबर फिट है कि यार ये तो इतने कम में भी मिल सकती है बिजली, तो हम इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं। ठीक है। तो बराबर। दैट्स वेयर जो हमारी कॉन्वर्जेशन उनसे हुई है कि 294 एंड 325 दीज आर द टू फिगर्स विच आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। हम्म। लास्ट टाइम जब कुसुम सी हुआ था तो करीबन 300 मेगावाट के कुछ टेंडर्स अवार्ड हुए थे, 294 रेट गया था। और कुसुम में इन्होंने तो मतलब एक पोर्टल ही बनाया था, एवरी मंथ पीपल कुड बिड एंड गेट द प्रोजेक्ट, सो देयर द टैरिफ वाज 3.25। So जी। definitely, expected tariff is somewhere between let's say 2.9 to 3.10, ये जो हमारा रीडिंग है यहाँ पे आएगा। So again, you go back to your customer, understand कि how badly he needs the project, what is the probability of win they are expecting. If it is higher, you bid aggressively. If it is lower, you bid a little, conservatively. That is the second aspect. Third aspect comes in terms of generation। कुछ डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे जनरेशन 2-3% कम है, कुछ बाकी डिस्ट्रिक्ट से बिकॉज ऑफ मे बी चेंज इन लैटिट्यूड, चेंज इन इरेडियंस। तो एज ए ईपीसी वी हैड डन असेसमेंट ऑफ ऑल द पर्टिकुलर जोन्स एंड अंडरस्टूड कि कहाँ पे क्या जनरेशन है, उसको भी हम जो टैरिफ है उसमें फैक्टर करेंगे। और फिर एक होता है कि ईज ऑफ एग्जीक्यूशन। सपोज वी आर हेडक्वार्टर्ड इन महाराष्ट्र, वी वुड मे बी वांट टू tackle belts which are closer to Maharashtra. Maybe there is some EPC company or some investor who is based in Gujarat. He wants to tackle the belts which are closer to Gujarat. So this is the third factor which gets into decision making कि कहाँ पे करना है और किस रेट में डालना है, उसमें ये एक फैक्टर आ जाता है। एंड देन द फाइनल फैक्टर कम्स इज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम है, ईपीसी कॉस्ट इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। स्केल के हिसाब से 2-3% ऊपर नीचे होगा। आपके इन्वेस्टर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। सो देर आर फ्यू, लेट्स बिकॉज द स्कीम इज हैविंग अ लार्जर ट्रैक्शन, तो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी है जो 100, 200, 300 मेगावाट एक साथ करना चाहते हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी कम होगी, तो दे विल हैव दैट मच बैंडविड्थ। तो जी। लैंड कॉस्ट, इरेडियंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स, ये तीन चीजों को कंबाइन करके और क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ विन हम चाहते हैं, ये चौथी चीज है। ये चार फैक्टर्स को स्टडी करके वी देन कम विद अ बिडिंग स्ट्रेटेजी कि यार क्या रेट पे हमें बिड करना है। जी जी। एकदम सही को सही बताया सर आपने। सर एक निमेश जी का हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने बताया ये। आई हर्ड दैट सूर्य पीएम कुसुम स्कीम इज एंडिंग ऑन March 26। इज इट ट्रू? सर सो अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें वो सनसेट क्लॉज है, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गेट एक्सटेंडेड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेंडर्स विच हैव कम राइट नाउ, एंड एज पर द आई मीन ऑपरेशनल गाइडलाइंस यू हैव 18 मंथ्स फॉर एससीओडी। तो उस पर क्लैरिफिकेशन जरूर आ जाएगा। जी। आ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और डीप डाइव करना चाहेंगे। आप श्योर बोलेंगे सर। कि यार कुछ सब कुछ ही पूछ रहा है। अब है क्या कि सर हम ये तो देखते हैं कि भाई एक हमें प्राइस बैंड हमें मालूम है कि भाई हमें इस बैंड पे हिट करना है, तो उससे हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे कि भाई मेरी कॉस्ट, सिस्टम कॉस्ट कितना है, फिर उसके बाद लैंड कॉस्ट कितना है, इवैक्यूएशन कॉस्ट कितना है, ईपीसी कॉस्ट कितना है, ये सब करने के बाद फिर हम एक फिगर पे आते हैं। अब सर इसमें भी एक कई जगहों पे मैंने दिक्कत देखी है कि भाई कई जगहों पे लैंड एग्रीगेशन इज ए बिग प्रॉब्लम, कई जगहों पे आरओडब्ल्यू इज ए बिग प्रॉब्लम, कई जगहों पे आधे में सामान लटक गया,
हाँ, और आधे में पता लगा कि भाई आधे प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद बरसात ही आ गई और शायद उन्होंने प्रोजेक्शन या जो प्लानिंग थी वो नहीं ढंग से की। तो इसका एक एसओपी भी होता होगा ना सर? थोड़ा सा वो भी बता देंगे सर? सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और हमने जो लास्ट 50 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स किए इसमें सब कुछ देख लिया है। अच्छा, बरसात भी देख ली क्योंकि सिर्फ किसी ने फ्रैंकली फैक्टर रमन नहीं सर। किया था कि मई में बरसात आएगी। एंड हमारे क्लाइंट का ये कहना था कि यार तुमने ये फैक्टर करना चाहिए था, एंड वी वर सरप्राइज्ड कि यार कैसे कर सकते थे। बट ठीक इनफैक्ट है। रमन सर, मैं आपको बताता हूँ, जब हमने अपना फर्स्ट मेगावाट किया था, इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 years। 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, दैट वाज जेएनएसएम फेज 1 में। तब हम लोगों ने जब हमने खड्डे खोदे हैं, उसके बाद फर्स्ट टाइम हमने खड्डे खोदे थे हैं, तो उसमें आ गया पानी है, और उसमें आगे केकड़े और सब सांप उसमें आगे बैठ गए। तो दैट बिकेम ए प्रॉब्लम। फिर दूसरी बार हमने जब खड्डे का खुदवाए तो उसके बाद बरसात इतनी आ गई कि खड्डे सारे गुम हो गए। तो ऐसे। ओवर टू यू सर। सर डेफिनेटली, तो बेसिकली अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू की बात करें, जो लार्जर एसओपी हमारा होना चाहिए हम्म। इन टर्म्स ऑफ द वर्क फ्लो, सबसे पहले आपको लैंड लीजिंग और जो फाइनेंसिंग है उस पर काम करना है। लैंड लीजिंग या लैंड परचेज एंड फाइनेंसिंग शुड टेक यू 3 to 4 months। अगर आपका समय अच्छा साथ दे रहा हो तो 3 से 4 महीने की ये प्रोसेस है। हाँ, एक आध महीना ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बट 3 से 4 महीना तो लगेगा ही लगेगा ये प्रोसेस में। In the meantime, what you have to do is, start getting prepared for the execution. आपको प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग शुरू करनी है। स्टेक होल्डर्स जो आपके वेंडर्स है उनके साथ कॉन्वर्जेशन शुरू करनी है, क्योंकि ये जो बड़ी स्केल की प्रोक्योरमेंट होती है इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने आरएफक्यू भेज दिया, कल उसने रेट दे दिया, परसों आपने बोला कि हाँ भाई मैं ये रेट से पीओ भेज रहा हूँ और काम हो गया। सो देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ टेक्नो कमर्शियल डिस्कशंस। आप जीटीपी पे बात करोगे, आप डेटा शीट्स पे बात करोगे, और फिर आप आपके जो डिजाइन प्रिंसिपल्स है उसको एम्बेड करके फिर प्रोक्योरमेंट स्टेज, और प्रोक्योरमेंट में भी निगोसिएशंस एंड कॉन्ट्रैक्टिंग इज आल्सो वेरी लेंदी। तो ये जो है आपकी पैरेलल में एक्टिविटीज चलेगी जो पहले 3 4 महीने का समय है उसमें। एक बार आपकी लैंड और फाइनेंसिंग फ्रीज होगी, देन विल गेट इनटू एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन में इट इज वेरी क्रूशियल कि हम सबसे पहले जो है अपने साइट को सिक्योर करें फेंसिंग द्वारा। बहुत बार कस्टमर का प्रेशर रहेगा, यार पैरेलल में काम करो, फेंसिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर आप लगाना शुरू करो, ड्रिलिंग करो, कास्टिंग करो। नहीं करना है। आप कस्टमर को पहले ही बोल दो सर 6 महीना लगेगा, बिकॉज क्या होता है ना, एक रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है कि यार यू नो जितने जल्दी से जल्दी हो सके। हाँ जल्दी से जल्दी हो जाए, फाइनेंसिंग का कॉस्ट लग रहा है, बैंक का इंटरेस्ट लग रहा है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप शॉर्टकट लेते हो तो समय उतना ही लगता है। यस। तो पहला जो आपको चीज करनी है कि आपकी साइट को सिक्योर करना है, फेंसिंग करना है। उसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन के पोल्स डाल के रखने हैं। पूरे ट्रांसमिशन लाइन में भले ही आप इन्वेस्ट ना करो, बिकॉज डेफिनेटली एवरीवन हैज रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल एट दैट स्टेज। तो ट्रांसमिशन लाइंस के पोल डाल दो ताकि आरओडब्ल्यू इश्यूज जो है आपके प्लांट में कुछ भी काम शुरू होने के पहले निपट जाए। फिर डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन, अगर आप एक एमसीआर रूम कंस्ट्रक्ट करते हो, जो कि हम हाईली रिकमेंड करेंगे, तो एमसीआर रूम का भी काम शुरू कर दो। ताकि वहां पे क्या होगा कि ऑन साइट जो है आपको कुछ स्टोरेज करना है, कुछ ये करना है, कोई पर्सन को रुकना है, तो एक इजी ऑप्शन होता है। प्लस एमसीआर इटसेल्फ इज एक्टिविटी जिसको 45 to 60 डेज लगते हैं। तो अगर वो चीज आपकी पहले पहले आ जाए, तो अगर आप आपका एलटी पैनल्स एमसीआर रूम में रखते हो, इंडोर रखना चाहते हो, तो आप पैरेलली काम कर सकते हो डीसी और एसी पे। अदरवाइज दिस बिकम्स अ बॉटलनेक। तो फर्स्ट 2 months यू फोकस ऑन फेंसिंग, पोल इरेक्शन एंड एमसीआर रूम। आपका ट्रस्ट मी, आगे के जो 4 महीने की टाइमलाइन है वो आप 2 महीने में खींच लोगे, अगर ये तीन चीज आप पहले करते हो तो। क्योंकि दीज आर वेरी क्रूशियल। और इसके साथ साथ आई वुड रिकमेंड, इवन इफ इट इज अ 5 मेगावाट साइट, बिल्ड अ स्टोर, बिल्ड अ टेम्पररी स्टोर। क्योंकि होता क्या है इतने बड़े प्रोजेक्ट में ना, लास्ट में सर नट बोल्ट खो गए, सर ये हो गया, लास्ट डे पे सर मॉड्यूल तो पड़ा है, नट बोल्ट नहीं है, कैसे लगाए। तो ये बराबर। चीजें होती है बिकॉज दीज आर स्मॉल आइटम्स विच आर बाउंड टू गेट मिसप्लेस्ड। यस। तो हैव अ वेरी प्रॉपर एसओपी कि आप जो है आपकी स्टोर्स प्रॉपरली इरेक्ट करो। हैव अ मैकेनिज्म वेयर यू गिव अ डेडिकेटेड स्टोर पर्सन, इनवर्ड आउटवर्ड जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करो। लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री, क्योंकि ये स्केल जो है एक फैक्ट्री लेवल का ही स्केल है। दिस इज नॉट अ 100 200 किलोवाट सिस्टम कि आपने 2 4 दिन में पूरा मटेरियल डंप कर दिया,
15-20 दिन में टीम इरेक्ट करके वापस आ गई। ये लंबा चलने वाला है, ये 6 महीना चलने वाला है, तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और उस हिसाब से आपको जो है आपकी सिस्टम्स और प्रोसेसेस डेवलप करनी है। तो करेक्ट। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप डालिए, आप लोगों के भी क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे हैं बीच बीच में। सर, अब यहाँ पे अभी हम एमपी का 1200 मेगावाट की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पॉकेट साइज है, हाँ, या कह दे कि भाई व्हाट शुड बी व्हाट इज़ द मिनिमम एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम, ऐसा कुछ डिफाइन कर रखा है क्या? तो सर, इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी एमपी के टर्म्स काफी फेवरेबल है। एलिजिबिलिटी इज डिसाइडेड बाय, लेट्स से, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी 1 करोड़ नेटवर्थ, और 2 करोड़ टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर इन द एनी 2 consecutive years फ्रॉम FY 22। हम्म। तो नहीं, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात, मैं हाँ, मैं प्रोजेक्ट उस साइज पे की आ रहा बात हूँ, कर उस रहा पे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। इट इज इंटरलिंक्ड टू दिस हूँ। थिंग। तो ये एक क्राइटेरिया है कि जिस जो डिसाइड करता है कि आप कितना मेगावाट बिड कर सकते हो। एमपी हैज नॉट पुट एनी कंस्ट्रेंट ऑन द megawatt level which you need to bid. जैसे some states like महाराष्ट्र initially had a constraint कि आपको एक साथ 50 मेगावाट बिड करना है यस, मिनिमम, एंड हाँ ओनली वही। 3 districts had relaxation, हम्म। लातूर, बिड एंड उस्मानाबाद, जहाँ पे हम्म। एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी इन्वेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन। हम्म। देन लेटर ऑन जो 50 मेगावाट है वो लिमिट कम होके 20 मेगावाट हो गई थी। जी। तो ये महाराष्ट्र का सिनारियो था। अगर हम वही आंध्रा की बात की जाए, तो आंध्रा ने पूरे की पूरे क्लस्टर पे बिड करने के लिए पहले कहा था कि भाई हम्म। एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरा की पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको उठाना है, यू कैन नॉट बिड इन पार्ट कैपेसिटीज। तो इस तरीके से बाकी स्टेट्स ने थोड़े से कंस्ट्रेंट्स रखे बिकॉज ऑफ मे बी देयर इज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि यार ज्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ जो है कोऑर्डिनेशन ना करना पड़े, हम्म। लिमिटेड स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़े, जिससे एग्जीक्यूशन की स्पीड ज्यादा आएगी। हम्म। बट एक्चुअली ये इंसाइट जो हमने देखा है महाराष्ट्र में वो एकदम अपोजिट है। हम्म। लातूर, बिड और उस्मानाबाद, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे हम जैसे और ईपीसी कंपनीज भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे कन्वर्जन रेट इज मच हायर, हम्म। completion rate is much higher, and larger investors, they have taken up bigger capacities but they have not done any significant work. यस। So MP में the advantage is there is no restriction but you have to bid for the entire substation capacity। और इन्होंने टेंडर भी ऐसे ही डिजाइन किया है कि यार पूरा की पूरा सबस्टेशन इन्होंने दे दिया है, 10 मेगावाट का सबस्टेशन है, अब पूरा 10 मेगावाट उन्होंने कैपेसिटी ओपन अप कर दी है। तो मतलब कि ऐसा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक उन्होंने एक सबस्टेशन की लिस्ट निकाली है और उसमें बोला कि भाई 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट, ऐसे करेक्ट। ऐसे करके उन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो आपको अगर बिड करना है तो यू हैव टू बिड फॉर एंटायर 10 मेगावाट। करेक्ट। ओके। तो सर, और उसका जो हमने आपने जो पहला वाला जो क्लॉज बताया कि भाई पर मेगावाट 1 लाख रुपीस और उसके लिए 2 लाख वन रुपए का करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ है, पर 1 करोड़ मेगा। नेटवर्क। ओके, 1 करोड़ नेटवर्थ, और उसका जो बीजीएन वो क्या बोलते हैं, पीवीजी। हाँ, बीजी तो सर बेसिकली, हाँ, बीजी में काफी फेवरेबल है एमपी हम्म। में। दे हैव अप्रूव टू टेक इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। हम्म। और जो वहाँ के लोकल एमएसएमईज है वहाँ को उनको उन्होंने जो ईएमडी है उसको भी वेव ऑफ किया है, तो देर इज नो नीड टू पे एनी ईएमडी। देर आर सम प्रोसेसिंग चार्जेस विच यू हैव टू पे, विच आर मिनिमल ऑफ द एटीएस पोर्टल, समवेयर अराउंड लेट्स से 15-20 thousand वो एक कॉस्ट है। प्लस 5,900 पर मेगावाट जो है वो बिड प्रोसेसिंग फीस है। आप जितना मेगावाट बिड करना चाहो, सपोज आप अगर 10 मेगावाट बिड करते हो तो 5,900 इंटू 10, आपको इतना जो है वो बिड प्रोसेसिंग फीस ये पे करनी है। बराबर बिड बराबर। प्रोसेसिंग फीस पे करने के बाद में अगर आप एमपी के रजिस्टर्ड एमएसएमई नहीं हो, आप कहीं बाहर से हो, तो आपको जो है 1 लाख पर मेगावाट की उनको ईएमडी देनी है। ईएमडी कैन बी गिवन either in the form of bank guarantee or in the form of RTGS or in the form of insurance surety bond। ओके। ईएमडी देने के बाद में अगर आपको टेंडर मिल जाता है, एलओए मिल जाता है, तो देन पी पीपीए पे भी आपको पीबीजी जो है वो खाली 1 लाख पर मेगावाट देनी है, विच इज ऑलमोस्ट लोएस्ट इन द एंटायर कंट्री। मतलब बाकी सब जगह पे 5 लाख से 10 लाख के बीच में पीबीजी की वैल्यू है। हम्म। तो किसी को एक 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट करना है तो उसको खाली 10 लाख रुपए जो है वो पीबीजी देनी है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। हम्म। तो ये जो चार्जेस है ये डिस्कॉम के चार्जेस है। इसके व्यतिरिक्त डिस्कॉम के ग्रिड कनेक्टिविटी और जो भी आगे के चार्जेस होते हैं, स्टैट्यूटरी चार्जेस, वो एडिशनल है। बट टेंडर रिलेटेड ये चार्जेस उनको पे करने हैं। सर, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार, जो हम ये बात कर रहे हैं, 2 रुपीज़ 95 पैसा और 3 रुपीज़ 25 पैसा, ये हमारे दिमाग में एक फिगर छपी हुई है, हाँ।
तो ये फिगर को अचीव करने के लिए जो क्वांटिटी, अभी जैसा होता है ना, मुर्गी से ज़्यादा मसाले की कीमत है, तो ऐसा कौन सा फिगर है, यानी कि 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 30 मेगावाट, तो कौन सा फिगर इसके आसपास मैच कर पाता है आज की डेट में? सर, यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। मतलब आप अगर देखो, अगर आप किसी बड़े ईपीसी के साथ काम कर रहे हो जो ऑलरेडी 50 या 100 मेगावाट का प्रोक्योरमेंट कर रहा है, तो हम्म। द यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स बिटवीन 100 मेगावाट प्रोक्योरमेंट एट अ ईपीसी लेवल हम्म। and 300 megawatt procurement at a EPC level, maybe there is a delta of 2 odd %, not more. ओके। हम्म। तो अगर आप किसी बड़े ईपीसी के साथ काम कर रहे हो तो आपको वो एक एडवांटेज मिलेगा कि सिंस दे आर प्रोक्योरिंग इन बल्क, यू विल डेफिनेटली गेट अ बेटर प्राइसिंग फ्रॉम देम। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो हम लोगों का, जो हम लोग एक रफ फिगर देते हैं, दैट इज़ 3.5 CR पर मेगावाट, एक थंब करेक्ट। रूल पकड़ते हैं, और तो उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन 1 या 2% ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। है मैं राइट सर, ऐसा कुछ समझे? 5% तक आप पकड़ सकते हो सर, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशंस यू चूज। क्या मॉड्यूल्स इन्वर्टर्स आप लेते हो, हम्म। और आप डिजाइनिंग किस प्रिंसिपल्स पे कर सकते हो, उस हिसाब से 5% इज अ वेरी सेफ क्वेश्चन जिसमें आपका हम्म। आ जाएगा। थ्री ओके। पॉइंट फाइव सी आर प्लस माइनस 5%। अच्छा सर, कुसुम सी की जैसे ही बात की जाती है तो वहाँ पे एक हमने क्लॉज भी देखा है, देर इज ए सब्सिडी क्लॉज ऑल्सो। और सब्सिडी क्लॉज के साथ साथ एक और क्लॉज आ जाता है, दैट इज DCR। तो इस पॉइंट को भी ज़रा क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये जो DCR इज़ आज की डेट में अवेलेबिलिटी का इशू है, एंड देन सब्सिडी 30% कब मिलेगी, एंड देन उसके लिए बहुत सारे क्लॉजेस होंगे, ज़रा इस चीज़ को क्लियर करेंगे? सर, एकदम आपने सही दुखती नस पे हाथ रख दिया है। तो बेसिकली, यस डेफिनेटली, आवर कंट्री इज हैविंग अ लार्जर विजन एंड विच वी शुड डेफिनेटली हैव की इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग करना है, अपने ओईएम नेटवर्क को जो है स्ट्रेंथन करना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। और ये होते वक्त कुछ शॉर्ट टर्म पेन डेफिनेटली आएगा जो पूरे इंडस्ट्री को जो है साथ में मिलके एड्रेस करना है। बट अभी का जो कॉन्टेक्स्ट हम जिस तरीके से देख रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड कैपेसिटीज हमें दिख रही है, और जितना प्रमोशन हो रहा है बाकी स्कीम्स में, सो उसकी वजह से एक डिमांड सप्लाई मिसमैच तो काफी स्ट्रांग है। मतलब एक हमारा ओपिनियन है कि देर इज ऑलमोस्ट 2x शॉर्टेज इन द मार्केट। अगर रिक्वायरमेंट 200 की है तो सप्लाई 100 के आसपास हो रहा है, एंड दैट इज वेयर प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग डिलेड एंड अदर थिंग्स आर हैपनिंग। जी। तो डेफिनेटली ये स्कीम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि कुसुम स्कीम्स में डीसीआर लगाना मैंडेटरी था, और कुसुम स्कीम में 1 करोड़ 5 लाख की सब्सिडी थी। बट देन देर वाज अ सर्कुलर विच exempted डीसीआर अंटिल 31 मार्च 2024। जो टेंडर्स के एलओएस हुए थे उसमें डीसीआर का एग्जेम्पशन दे दिया था। तो महाराष्ट्र में जो फर्स्ट फेज में टेंडर एलोकेट हुए थे लास्ट ईयर Feb 24, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट विच गॉट सब्सिडी ऑन नॉन डीसीआर। उसके बाद में मोस्टली सभी स्टेट्स ने उसके बाद में एलओए निकाले, और उसमें कहीं पे भी नॉन डीसीआर पे सब्सिडी नहीं है, डीसीआर पे सब्सिडी है। एंड एज जी। पर द एमएनआरई गाइडलाइंस जो है, जो एमएनआरई की ऑपरेशनल गाइडलाइंस है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई कुसुम स्कीम में डीसीआर ही लगाना है। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कुसुम स्कीम में नॉन डीसीआर लगा के आप सब्सिडी जो है उसको छोड़ सकते हो। दिस इज अ इंटरप्रिटेशन विच डेवलपर्स आर ट्राइंग टू टेक नाउ। इसमें आज के डेट में बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग देर इज अ वेरी बिग बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ गोइंग इन नॉन डीसीआर एंड लेटिंग गो ऑफ द सब्सिडी। हम्म। बट जैसे कुछ जो 9 दिसंबर का जो कुसुम जो एमएनआरई का जो सर्कुलर था, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा कि यार, जिस टेंडर में हमने कहा है कि डीसीआर लगाना है उस टेंडर में डीसीआर ही लगाना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। तो जैसे कुछ स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा हो गया, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इनके टेंडर डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियरली लिखा था कि भैया आपको डीसीआर ही लगाना है। तो यहाँ पे आपको कोई खास छूट नहीं है फ्रॉम अ, आई वुड से, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर हम देखते हैं और पॉलिसी फ्रेमवर्क देखते हैं तो इसमें आपको खास खास छूट नहीं, आपको डीसीआर ही लगाना है। और 1 करोड़ 5 लाख की सब्सिडी आपको लेनी है। और सब्सिडी आने में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 5 में से 3 कस्टमर्स की सब्सिडी आ चुकी है, और 2 की अभी आएगी। अभी उनका जस्ट कमिश्निंग हुआ है कुछ दिन पहले। तो सब्सिडी जो है, मतलब वी वर सरप्राइज्ड कि काफ़ी स्मूथली जो है डिसबर्समेंट हुआ सब्सिडी का।
तो जो एक कंसर्न होता है इन्वेस्टर्स को, यार सब्सिडी आएगी नहीं आएगी, कब तक आएगी, तो वो एक कंसर्न काफी हद तक एमएनआरई ने एड्रेस किया है। यस सर। अब आते हैं एमपी के ऊपर। तो एमपी इज द ओनली स्टेट जहां पे उन्होंने कहा है कि भैया आप नॉन डीसीआर भी लगा सकते हो इन ओके। द टेंडर। दे हैव पुट इट इन डिप्लोमेटिक वर्डिंग्स इन द आरएफएस। उन्होंने दिया है कि आप जितनी आपकी सीएफए कैपेसिटी है उतना आपको डीसीआर लगाना है। और आप सीएफए कैपेसिटी जीरो भी कोट कर सकते हो। सपोज कोई सबस्टेशन है, फॉर एग्जांपल 10 मेगावाट का सबस्टेशन है, यहाँ पे एज पर देयर वर्किंग उन्होंने जो भी पंप की जो सब्सिडी आती है, जो कुसुम का बेसिस होता है सब्सिडी कैलकुलेशन का, उसके हिसाब से 10 मेगावाट पे 6 मेगावाट की सब्सिडी आ रही है। अब इन्होंने क्या कहा कि भैया आप 0 to 6 जो है वो कोट कर सकते हो कि आपको कितनी सब्सिडी चाहिए। सपोज कोई डेवलपर है जिसको सब्सिडी चाहिए ही नहीं, तो वो जीरो भी कोट कर सकता है। और उसके लिए डीसीआर लगाने का मैंडेट खाली सब्सिडी के जो पोर्शन है उस तक ही सीमित रहेगा। ऐसा ओके सर, उन्होंने। ये एक लाइन, ये लाइन को थोड़ा सा हम और क्या है कि बिटवीन द लाइन को हम जरा और जरा एक्सप्लेन कर, तार को और तार तार करते हैं। साफ सब्सिडी का कैलकुलेशन हमें मालूम था कि भाई जितने भी पंप्स उस सोलराइजेशन वाले में आए थे, तो उसका 30% वाला हिसाब किताब था, उसका कैलकुलेशन उस हिसाब से सब्सिडी डिसबर्समेंट का कैलकुलेशन था। ये तो कंफर्म है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि भाई अगर तो आप सब्सिडी लेना चाहते हो तो आप सीएफए के हिसाब से आप उतना डीसीआर लगाइए, और अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आपको खुली छूट है। एम आई राइट? कुछ इसी तरह के यस। सेंस है। यस। बट इसमें थोड़ा सा, ऑब्वियसली लाइफ में सब कुछ आसान नहीं होता है। देर आर हम्म। फ्यू इफ्स एंड बट्स इसमें। बट ऐसा है कि आपके पीपीए डॉक्यूमेंट में वो बहुत क्लियरली नहीं लिखा गया है, आरएफएस में लिखा गया है। हम्म। पीपीए में दे हैव स्टिल मेंटेन्ड सम डिप्लोमेटिक स्टैंड। हम्म। बट ठीक है सर, आज कोई भी प्रोजेक्ट में रिस्क है, और मैं मानता हूँ कि अगर आरएफएस में दिया है हम्म। और एक ओपन फोरम में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हाँ आप नॉन डीसीआर लगा लो, तो हम्म। आप नॉन डीसीआर लगा सकते हो। बट दैट इज अ स्मॉल रिस्क विच, मतलब 1 in a million रिस्क। बट यस, एज अ ईपीसी हमारा कर्तव्य है अपने कस्टमर्स को, डेवलपर्स को बताना कि हाँ ये 1 in a million रिस्क आ सकता है, बट ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। चलिए, ठीक है। क्योंकि पीपीए में सिर्फ डेफिनेटली दे कैन नॉट गो बियॉन्ड व्हाट एमएनआर इज सेइंग। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई ये जो कुसुम का सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा बड़ा ही सब्जेक्ट है, और ख़ासकर अगर हम बात करें स्टेट्स के जो टेंडर्स निकलते हैं और ये जो आरएफक्यू निकलता है उसको समझना, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना, उस हिसाब से लैंड, उस हिसाब से कॉस्ट, ये सब गणित बहुत थोड़ा सा जैसा कि हमें लड्डा सर ने भी बताया, थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करना होता है, और ये मैं 1 घंटे के अंदर आपके लिए कवर कर पाऊँ, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो लड्डा साहब, मैं तो आपके साथ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हम आपके साथ 2-3 सेशंस और चाहेंगे, एंड एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, सबस्टेशन हो गया, और फिर उसके बाद इवैक्यूएशन, ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, इन सब के ऊपर भी आपके एक्सपर्टीज़ या आपका जो एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहेंगे सर। डेफिनेटली सर। सर, एक रमेश कुमार जी का क्वेश्चन है, इस 3.5 करोड़ बेंचमार्क फॉर ए डेवलपर और ए ईपीसी कॉस्ट? ये हमारे दर्शक का क्वेश्चन है सर, रमेश कुमार जी का। ये जो थ्री 3.5 पॉइंट करोड़ फाइव करोड़ इज फॉर अ डेवलपर ईपीसी। और आप ये कहना चाह रहे हो कि ईपीसी की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? हाँ, उससे वो कम ही तो होगी। हाँ। चलिए ठीक, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन द, अच्छा ये तो रिएक्टिव पावर। अंतरिक्ष जी, ये बुधे सर का क्वेश्चन था, अभी बुधे सर के लिए आपने डाल दिया है, हम बुधे सर को इसको भेज देंगे नेक्स्ट वीक के, उसमें हम आपको ये बता रहे हैं। सर, ये सनसेट क्लॉज क्या है सर? कुसुम सनसेट So there क्लॉज। are two timelines which we have to adhere to. One timeline is कि यार कुसुम की जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है वो 31 मार्च 26 तक है आपके पास अवेलेबल। सो उसके बाद में सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, स्कीम कैसे रन होगा, इस पे अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया, बट विच विल इवेंचुअली कम। Second timeline which you have is the SCOD as per the Kusum scheme, 18 months from LOA आपको मिलता है आपको SCOD करने के लिए, शेड्यूल्ड कमिश्निंग डेट के लिए। तो मतलब टेकिंग अ लिबरल व्यू यू कैन कंसिडर कि और 18 महीने है, जब आपको एलओए मिलेगा वहां से 18 महीने, 18 महीने में आपको प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन करके हैंड ओवर करना है। यानी कि इवैक्यूएट कर देते हैं क्या? या
सर इसमें फिर एक बार और सीक्वेंस समझिए कि भाई किसी को अगर इसमें बिड करना है तो वो एक ईपीसी के साथ मिल के समझता है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। जब उसको गणित समझ आ जाता है तो फिर उसके बाद फिर वो लोग बिड करते हैं। फिर उसके बाद उससे पहले वो लोग कुछ आइडेंटिफाई भी करके रख लेते हैं कि भाई ये लाइट लाइट आइडेंटिफाइड है, ये है। फिर उसके बाद बिडिंग करेंगे बाद, तो फिर उसके बाद एलओए मिलेगा। एलओ मिलेगा तो फिर उसके बाद बाकी सारी कार्रवाई चालू हो जाएंगी। एम आई राइट? यस सर। चलिए ठीक है। थोड़ा सा फाइनेंस के ऊपर आ जाते हैं सर। 3.5 करोड़। हम्म। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई वो सेम मुर्गी से ज़्यादा मसाले की कीमत। तो यहाँ पे जो एमपी में आपने बताया कि भाई यहाँ पे सब स्टेशन के कैपेसिटी के हिसाब से एलोकेशन किया जा रहा है, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट। व्हाट इज़ द मिनिमम है सर यहाँ पे? तो मिनिमम 3.15 मेगावाट है बेसिकली। जो वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स है, वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ट्रांसफार्मर्स है, 3.15 और 5 MVA के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में है। तो वो तो सब तो 11 केवीए पे होंगे तो सर। जहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लगे वहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 के 2 लगे। जहाँ पे 5 का 1 लगा है और 3.15 का 1 लगा है, वहाँ पे 8.15 हो जाएगी। बट 80% ऑफ द कैपेसिटी इज बिटवीन 5 and 10 मेगावाट्स। 85%, 5 and 10 मेगावाट, हाँ। तो सर अब यहाँ पे जो हम इवैक्यूएशन की बात करते हैं या जो ट्रांसमिशन 11 केवीए, 33 केवीए, तो इसमें भी इसके कारण भी कुछ प्राइसिंग का फर्क होता है? डेफिनेटली आता है सर। बेसिकली 11 kV इवैक्यूएशन कॉस्ट इज चीपर, बट challenges are more. हम्म। Grid unavailability is higher, हम्म। ग्रिड रिलायबिलिटी इज लोअर। तो उस हिसाब से और स्कीम में जो है वो स्पेसिफिकली कहा गया है कि यार 11 kV पे टर्मिनेट करना है। ऑन अ केस हम्म। टू केस बेसिस दे माइट अप्रूव फॉर 33 kV, हम्म। बट एटलीस्ट एमपी की बात की जाए तो दे आर वेरी क्लियर कि यार नहीं, 11 kV पे करना है। 20 मेगावाट भी होगा तो आप जो है 4 सर्किट्स लेके आइए हम्म। और 4 सर्किट्स जो है उसको टर्मिनेट कीजिए 11 kV पे। दे आर नॉट अलाउिंग कि आप 33 पे कीजिए। दिस इज आई थिंक अ मैटर ऑफ एडवोकेसी विच माइट हैपन वंस यू गेट द एलओए। यू request the authorities ki sir, for the reliability and ease of execution, please allow 33 kV। बट एज फार एज आज की जो स्थिति है उसमें तो आपको 11 kV पे 5 मेगावाट के मल्टीपल सर्किट्स लेके जाना है। ओके। तो सर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई 3.5 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या ज़मीन की कॉस्ट भी आ रही है या इसका लीज कॉस्ट भी आ रहा है या सिर्फ ये दिस इज ओनली सिक्योरिटी? ईपीसी कॉस्ट सर। लैंड कॉस्ट इज एडिशनल। अभी लैंड का कैसा है, जब आप कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्राइस इज गोइंग टू बी आफ्टर 20-25 ईयर इज अ नंबर इन एक्सेल ओनली। हम्म। वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। तो दैट इज वेयर वी यूजुअली डोंट फैक्टर लैंड कॉस्ट पर से इनटू आवर कमर्शियल्स। वी फैक्टर द लैंड लीज कॉस्ट इनटू आवर कमर्शियल्स एंड से कि हाँ, लैंड को आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। उस पे आप जो लीज पे करने वाले हो अपने आप को, उसका एक कॉस्ट कंपोनेंट आप आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले लीजिए। जी। तो उस तो तरीके से आपको एक रियल पिक्चर मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली लैंड के कॉस्ट को जोड़ दोगे तो वो फेयर नहीं होगा आपके सोलार के इकोनॉमिक्स के लिए। क्योंकि फाइनली आफ्टर 25 ईयर्स लैंड इज द ओनली एसेट विच इज गोइंग टू अप्रिशिएट, ऑल अदर एसेट्स आर गोइंग टू डेप्रिशिएट। यस, तो विहान कुलकर्णी सर, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। हाँ, इनफैक्ट उन्हीं का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। अच्छा सर, अब इसमें पैसा बात आती है। अब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। हाँ, या कोई ऐसा, हर कोई जो इन्वेस्टर होता है वो चाहता है कि भाई कुछ मेरा पैसा लगे और कुछ फाइनेंस लगे। तो ज़रा उस पॉइंट को ज़रा क्लियर कर दीजिए कि भाई आज की डेट में यहाँ पे कौन कौन से बैंक्स फाइनेंसेस कर रहे हैं और क्या रेट चल रहा है, और बैंक्स की एक्सपेक्टेशन क्या है सर? क्या है कि हर एक के अपने अपने एक्सपेक्टेशन होते हैं। नहीं नहीं, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। अभी इसमें सर कुछ फैक्टर्स है जो हमें समझने हैं क्या होता है। एक तो एक कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, कस्टमर का क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्या वो एज ए इंडिविजुअल बिड कर रहा है या एग्जिस्टिंग फर्म में बिड कर रहा है। और फर्म में भी बिड कर रहा है तो क्या वो प्रोजेक्ट डेवलप अपने फर्म में करने वाला है या एक एसपीवी बना के प्रोजेक्ट करने वाला है। बिकॉज लेट्स से कुछ लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि हाँ भाई, आज मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है, साल या 2 साल के बाद में ये पूरा प्रोजेक्ट किसी बड़े कंपनी को बेच दूंगा। सो इन दैट केस दे हैव टू डेफिनेटली फॉर्म अ एसपीवी। अब एसपीवी में आप जब प्रोजेक्ट करते हो तो डेफिनेटली एसपीवी का पहले जो रेटिंग है वो BB+ वगैरह ही आएगा, कोई खास रेटिंग आएगा नहीं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी रिलेटिवली हायर। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अगर आप आपकी एग्जिस्टिंग कोई कंपनी में बिड करते हो जिसके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, जिसकी बैंकिंग हिस्ट्री अच्छी है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट।
सेकेंड एस्पेक्ट कम्स इज इन टर्म्स ऑफ लैंड, कि आप लैंड परचेज कर रहे हो या लीज कर रहे हो। अगर आपके पास परचेज लैंड है और वो आप एज ए कोलेटरल देते हो, तो डेफिनेटली यू गेट मोर लेवरेज इन टर्म्स ऑफ द नेगोशिएशन। जी थर्ड एस्पेक्ट कम्स कि आप कितना इक्विटी कंट्रीब्यूशन, जो आपने सवाल पूछा कि भाई मेरे घर से कितना पैसा लगने वाला है, तो जी। द स्टैंडर्ड गाइडलाइन इज 30%। 30% इज व्हाट मोस्ट बैंक्स वुड टेल यू। अगर आपकी बाकी सारी चीजें एवरेज में आती है तो 30% ही आपको मिलेगा। हाँ, बट अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में करते हो, आप लैंड एज अ कोलैटरल देते हो, तो देन दिस 30% कैन बी ऑप्टिमाइज टू 25%। यस सर। आज के डेट में जो बैंक्स इसको फाइनेंस करिए, तो दो तीन बैंक्स है जो काफी एक्टिव है। बाकी तो हर एक बैंक के लिए ये प्रायोरिटी है, बट दो तीन बैंक्स है जिन्होंने बहुत काम किया है। और सबसे बड़ी बैंक, और हमारा एक्सपीरियंस इसका सबसे अच्छा रहा है, वो एसबीआई बैंक है। हम्म। सो हमने पिछले टोटल 50 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट जो है वो एसबीआई के साथ फाइनेंसिंग करवाया है। वेरी गुड सर। And they give a loan tenure of, let's say, around, we had got for 16 years, but I mean that can be discussed on a case to case basis. हम्म। तो कुछ और रेट ऑफ इन्वेस्टर्स, इंटरेस्ट कितना पकड़ा है सर? सर रेट ऑफ एवरेज कितना? इंटरेस्ट आज के डेट में आपको, अगर आप नई कंपनी फॉर्म करके एसपीवी में बिडिंग करते हो, तो यू शुड गेट बिटवीन, लेट्स से, 9.5 to 10 फ्रॉम एसबीआई। हम्म। वही आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई एनबीएफसी के पास जाते हो, एयू स्मॉल इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव बाय द वे इन दिस स्कीम, दे आर गिविंग कोलेटरल फ्री लोन्स। सो हम्म। दैट माइट बी क्लोज टू 1.5% हायर एज कम्पेयर टू एसबीआई। मतलब कि मोटा मोटी ये फाइनेंस का तो एकदम ऐसा है कि भाई दैट इज बैंकर्स के जो उनके टर्म्स होते हैं उसके हिसाब से वो लोग देते हैं। इनफैक्ट मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई बैंकिंग या जो फाइनेंस होता है वो उनके हिसाब से ही देंगे। वो करेक्ट। तो एक तो आपका देखेंगे कि भाई आपकी ताकत क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, ठीक है, मींस कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हैं, है तो वो। दूसरा आपने एक अच्छा पॉइंट भी था कि भाई आप कोलैटरल क्या रख रहे हो। अगर आपकी ज़मीन खुद की है और उसे आप कोलैटरल रख रहे हो तो वो एक मजबूत उनके पास एसेट बन जाती है कि जिसके अगेंस्ट वो दे रहे हैं। ये बैंक्स तो ऐसा है कि भाई मेरा पैसा कितने जल्दी वसूल होगा यार मेरे को वो एकदम ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, लेकिन ये एकदम क्लियर बात है कि भाई करेक्ट। हर कोई चाहता है कि भाई अपने आप को सिक्योर कर दो। तो बैंक भी तो पैसा दे रहा है तो वो तो सिक्योर करेगा कि भाई मेरे को अगर कल को कुछ कम ज़्यादा हो तो मेरे को बट पैसा ये कैसे वसूल। स्कीम का जो सक्सेस है ना सर, ये इसीलिए है क्योंकि बैंक कोलेटरल फ्री लोन्स दे रहा है। वरना आप जी। देखिए, एक 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 35 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, हम्म। और 35 करोड़ का कोई कोलेटरल मांग ले, तो वो इंटरेस्ट वो जो है वो 10% ही आ जाएगा लोगों का। बराबर। जहाँ पे 100 मेगावाट की बिडिंग हो रही है, वो 10 मेगावाट की बिडिंग होगी। बिकॉज डेफिनेटली दिस स्कीम इज वर्केबल ओनली बिकॉज बैंक्स आर फंडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स, हम्म। और टेकिंग वेरी bare minimum collateral, and taking hypothecation of the assets, हम्म। and using the PPA as a collateral, major collateral, to sort of हाँ, secure यहाँ पे them. पॉइंट आती है सर। ये पीपीए चूंकि अब अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, इट्स ए गवर्नमेंट पीपीए, तो दैट इज द बिगेस्ट एसेट विच जिसके बेसिस पे वो Correct, लोग दे रहे हैं, है ना? correct, correct, correct. क्योंकि In fact, you have a option to assign the PPA to the bank. हम्म। So, and which banks would mandatorily ask you for. हम्म। तो जो टेंडर होता है उसमें ये लिखा जाता है कि भाई कुछ कारणवश अगर ये कंपनी का दिवाला निकल जाता है और ये कंपनी बैंक को अपने हफ्ते नहीं दे पाती है, तो हम्म। ये जो टेंडर है आफ्टर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर तक तो इन्वेस्टर्स को रहना पड़ेगा, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर बैंक कैन असाइन दिस पीपीए टू सम थर्ड पार्टी। तो हम्म। जैसे बेसिकली बैंक्स क्या देखती है कि यार कोई एसेट को कोलेटरल ले रही है, तो हम्म। एसेट को लिक्विडेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऑफ कोर्स, तो ऑफ उसके कोर्स। लिए एक असाइनमेंट क्लॉज जो है वो जरूरी होता है, विच यूजुअली इज देयर इन मोस्ट ऑफ द टेंडर्स। जी जी जी। फ्रेंड्स, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। वी हैव गॉट अनदर 10 मिनट्स। हाँ, रमेश कुमार जी का क्वेश्चन है सर, 3.5 करोड़ इज कंसिडरिंग डीसीआर पैनल? नहीं सर। हाँ, रमेश सर का क्वेश्चन है सर। 3 पॉइंट। हम्म। उसमें खाली मॉड्यूल आएगा सर। हम्म। तो नेचर की किताब, इन दिस मीट इज द मीटरिंग सिस्टम मैंडेटरी फॉर सोलर प्लांट साइड इन एमपी कुसुम? सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? इज द मीटरिंग सिस्टम मैंडेटरी फॉर सोलर प्लांट साइड? नो, 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 यू हैव टू नहीं। डू इट एट सबस्टेशन एंड ओनली। ओके, क्योंकि नेचर की किताब, ही इज़ फ्रॉम राजस्थान एंड वो भी कुसुम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं एंड वहाँ पे कई उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो शायद वहाँ पे होगा। यहाँ पे सबस्टेशन एंड पे ही करना है सर। विहान कुलकर्णी साहब का क्वेश्चन है, कैन एग्री वोल्टिक्स ऑल्सो बी डिप्लॉयड alongside with this land? Example, can the rows between the solar plants panels be used for
फार्मिंग एंड लो हाइट वेजिटेबल प्लांट्स। विहान कुलकर्णी साहब का कुछ एग्रीवोल्टिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन सर। चलो उसको भी थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं सर। क्या है कि भाई अ, क्या इज इट पॉसिबल अगर हम तो देखिए इसको और इसको एग्रीवोल्टेक्स इज हाँ दोनों को ऐड। डेफिनेटली जो सवाल है, हम्म इट हैज टू बी टुडे डन ऑन अ विजन बेस्ड थिंकिंग। हम्म कि अगर कोई एक फॉरवर्ड विजन लेके चलता है कि यार इतनी जो लैंड है वो वेस्ट हो जा रही है, इट इज हम्म नॉट गेटिंग आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखिए ना, महाराष्ट्र में जस्ट फॉर नंबर पर्सपेक्टिव 17 गीगावाट्स के जो टेंडर हुए थे, हम्म उसके लिए जो लैंड लग रही है वो जिस शहर में मैं रहता हूँ संभाजी नगर, उसकी हम्म पूरी एरिया से डबल लैंड लग रही है हम्म ये सोलार लगाने के लिए। और अगर बराबर। इतनी लैंड कल्टीवेबल, और बहुत सारी जगह पे कल्टीवेबल लैंड भी जा रही है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट लैंड ही जा रही है सोलार हम्म लगाने की। तो इतनी लैंड अगर वेस्ट हो रही है तो डेफिनेटली जो एक फॉरवर्ड थिंकिंग रखता है डेवलपर, उसको हम्म ये सवाल तो सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर पाए। हम्म बट डेफिनेटली नॉट ऑल पीपल आर फॉरवर्ड थिंकिंग, और कमर्शियल्स प्ले अ वेरी बिग रोल डेफिनेटली। पीपल और हर एक का अपना सोचने का नजरिया, उसमें कोई सही या गलत नहीं है। तो अगर आप कमर्शियल अप्रोच देखें तो नहीं, ये वायबल नहीं है। बट हाँ, आप एक विजन रख के चले कि यार हाँ ये तो कल्टिवेबल लैंड थी, इसको हमें एक नेचर को बिना डिस्टर्ब किए हम कैसे कोहेसिव ग्रोथ करें, इंक्लूसिव ग्रोथ करें, तो फिर यस डेफिनेटली एग्रोवोल्टिक्स इज समथिंग यू कैन एक्सप्लोर। एंड आई थिंक देर इज वन कंपनी, आई थिंक आपने भी उनको फीचर किया है, आई थिंक खारे जी है, उन्होंने जी 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 इस पे जी काफी काम किया है। तो आई थिंक दैट इज इंस्पायरिंग वर्क। आई वुड रिक्वेस्ट सारे ईपीसी कंपनीज को जी कि रमन सर, ये थोड़ा सा। बहुत अच्छा पॉइंट। इनफैक्ट ये बहुत ही ये आज नहीं आगे कुछ सालों के अंदर ये एक बर्स्ट भी करेगा। अभी तो हम जस्ट एकदम टिप ऑफ में ही हैं। क्या है कि भाई अगर हम 1200 मेगावाट्स की बात करें तो मल्टीप्लाइड बाई 3 है। मल्टीप्लाइड बाय ये 4 सर, एसी मल्टीप्लाइड बाई साइड। 4। ओके ओके हाँ। मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें तो एंड 4 का 14,000 मेगावाट है सर। नहीं नहीं, अभी तो हम ये छोटा एक पैकेट ही लेते हैं सर, नहीं 1200 नहीं को नहीं, ही। ये पैकेट भी 14,000 का ही है। इसमें अच्छा। क्या है सर, सब्सिडी ये 1,200 की देने वाले हैं, बट क्योंकि नॉन सब्सिडी में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स वुड नॉट अप्लाई फॉर सब्सिडी। ओके हाँ, तो तो अगर 14,000 को मल्टीप्लाई किया जाए 4 से और उस हिसाब से उतना लैंड बैंक देखा जाए तो ये लैंड बैंक में तो ए लैंड एंड वेस्ट लैंड दोनों निकल जाएंगे। सर, प्रैक्टिकली 70% आपकी एग्रीकल्चर लैंड निकलेगी सर। तो मतलब कि इट विल बिकम ए प्रॉब्लम। हाँ, इट इज आज इट नहीं तो इज इट इज है। इट इज इट विल डेफिनेटली मतलब बिकम ए डेवलपर्स हैव प्रॉब्लम। टू वेरी केयरफुली चूज। और इट इज, चलो एक तो है कि फार्मिंग, अभी एमपी की बात की जाए तो 70-80% पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, मतलब देयर इकोनॉमी सर इज इंडिया ड्रिवन बाय पूरा है सर, फार्मिंग। इंडिया की बात करेंगे सर, इंडिया में भी तो अभी तो हम अगर हम बात करें हाँ 70-80% बट एमपी तो। में ज्यादा है सर। आई मीन इफ यू लुक हम्म एट एमपी, देयर डिपेंडेंसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है वहां पे, ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है। जी। देयर मेजर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। हम्म एंड दे हैव वेरी गुड इरिगेशन बेल्ट, मतलब आप देखो दे हम्म हैव मल्टीपल रिवर्स, लॉट ऑफ इरिगेशन schemes and other things are happening. So that's हम्म where as a developer it is, I mean as a part of your due diligence, which we also did, was we हम्म looked at belts where the irrigation activities was lower comparatively, and हम्म there were some belts where irrigation activities was higher, we left those belt। मे बी जी। वी हैड सम वेस्टेड इंटरेस्ट की जहाँ पे इरिगेशन ज्यादा है वहां पे लैंड कॉस्ट भी ज्यादा होगी, तो उसको छोड़ दो। ऑफ कोर्स। बट डेफिनेटली देर इज अनदर एंगल टू इट एज वेल, विच इज कि आई मीन एज अ डेवलपर यू डोंट वांट टू डू मोर हार्म। जी। क्योंकि आप अगर फार्म नहीं नहीं लैंड नहीं, को आखिर अल्टीमेटली देखिए, हवा पानी बिजली तो चाहिए ही चाहिए, बाद में साथ में हमें रोटी भी चाहिए, और अगर रोटी नहीं मिलेगी तो ये सारी कहानी यस वहीं की वहीं ख़त्म यस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप किलोवाट टू मेगावाट के बारे में सोच रहे हैं तो मेगावाट में जब लैंड का आप सिलेक्शन करें तो वहाँ पे ए लैंड को ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या है कि भाई लैंड हमें चाहिए नो डाउट, लेकिन ए लैंड को इसमें डाल के आप कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बस इतना ही बोलूँगा। हाँ, इनफैक्ट अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हमारे दर्शकों की तरफ से। और ग्रिड अवेलेबिलिटी इन एमपी सब स्टेशंस, एवरेज और नॉट अवेलेबल, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है सर। sir, so क्या what we देखा है? did was we looked at their tariff हम्म order, and we looked at the percentages of feeder availability. So हम्म
See, relatively, Maharashtra is better as compared to MP. No, हम्म goes without saying. I mean, we are Maharashtra is more, industrialized, so that's why grid outage is less. MP is higher. But eventually, if you look at it, 3 साल में सब जो है एक समान ही होने वाला है. सब जगह पे काफी डेवलपमेंट हो रहा है, काफी काम हो रहा है. हम्म तो ग्रिड अवेलेबिलिटी आई वुड नॉट पुट अ लॉट ऑफ वेटेज. हाँ, डेफिनेटली at a substation level, the lower the substation size, the higher the grid availability. क्योंकि इनहेरेंटली अगर छोटा सबस्टेशन है तो वो जो है ना एकदम ही रूरल एरिया को वो केटर कर रहा है. नेग्लेक्टेड ही रहेगा। So as a bidding strategy, what we did was we chose 10 megawatt substations and not 15 or 5, because 15 would be very premium places हम्म कि जहाँ पे जो है आपकी बड़ी एमआईडीसी हो या फिर कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, ऐसी जगहों पे 15 मेगावाट का सबस्टेशन आएगा. तो 10 मेगावाट जो है दैट वाज स्ट्राइकिंग अ गुड बैलेंस बिटवीन ग्रिड अवेलेबिलिटी एंड लैंड प्राइस. सो दैट्स वेयर हम्म एज अ बिडिंग स्ट्रेटेजी वी टुक कि यार चलो 10 मेगावाट के ज्यादा सबस्टेशन पे बिड करें. सो दैट इज सही समथिंग है। यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस. सब डेटा ऑफ आज की कोर्स। डेट में अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम्म आप उसको बिड कर सकते हो, उसको फैक्टर कर सकते हो. हम्म। चलिए ठीक है। नेचर की किताब एग्रीवोल्टिक्स फैशन शुड बी अडॉप्टेड इन द सोलर पार्क्स, यस। तो एग्रीवोल्टिक्स के लिए मैं बीयू भंडारी ग्रुप और क्या बोलते हैं कल्पा पावर इनको मैं बोलूँगा कि भाई आप अपने आगे आने वाले जो जितने भी सोलर पार्क्स हैं आप उसमें ज़रूर इस चीज़ को डालें हैं, सो दैट हमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिले एग्रीवोल्टिक्स से रिलेटेड। एंड चलिए ग्रिड अवेलेबिलिटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। सर हम तो यही आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम आपके साथ कुछ और भी सेशंस करना चाहेंगे, हाँ। खासकर एक एक इस चीज़ को बाइफिकेट करके, क्योंकि 1 घंटे के अंदर क्या है कि सब क्वेश्चंस तो हमने लिए हैं, लेकिन उसमें वो जो तसल्ली से जो डीप डाइव होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाती है। लेकिन वी वुड रिक्वेस्ट कि भाई आप हमारे लिए कुछ हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकालें एंड एक एक सब्जेक्ट को निकालें, क्योंकि आज की डेट में सब लोग किलोवाट टू मेगावाट की बात कर रहे हैं। एंड सर हम आपकी भी जानकारी के लिए बता दें कि भाई वी हैव डिज़ाइंड ए ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे हम किलोवाट टू मेगावाट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। दैट इज़ ओपन एक्सेस के लिए भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, दे आर हैविंग मोर देन 20 ईयर्स 15-20 ईयर्स एक्सपीरियंस। फिर कैप्टिव ग्रुप कैप्टिव है, फिर कुसुम हो गया, फिर बीएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, फिर बिहाइंड द मीटर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इनफैक्ट एग्रीवोल्टिक्स फ्लोटिंग है, उनके भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास। तो ये सबको डिज़ाइन करके हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो दर्शकों से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो लोग भी इस इंडस्ट्री में एज ए किलोवाट सेगमेंट में काम कर रहे हैं दे कैन ज्वाइन दिस सेशन, एंड हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि भाई ये इस कुसुम के ऊपर हम आगे आने वाले दिनों में अगले अगले हफ्ते भी हम एक सेशन रखेंगे एंड उसमें भी कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। सर एक क्वेश्चन है फ्रॉम कंपोनेंट ए अंडर कुसुम सी, व्हाट आर द फाइनल रेट्स पर यूनिट चार्जेस इन एमएच महाराष्ट्र में? अविनाश इंगले जी का अभी तो है। चल ही नहीं रहा है सर कंपोनेंट है, तो हम्म रिलेवेंट नहीं है. ओके। अंकुश जी का एवरेज लैंड लीज कॉस्ट, सर हाँ, ये महाराष्ट्र में बात किया है तो इस 50,000 रुपीज़ ना सर? लीज, यस सर, महाराष्ट्र हम्म 50 है. अब और एमपी की एमपी? हम बात की जाए परचेज की, तो आई मीन डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, बट हम्म ऑन एन एवरेज द लैंड कॉस्ट यू कैन सी ऑन अ इक्विवेलेंट डिस्ट्रिक्ट. अगर आप महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट को एमपी के कोई इक्विवेलेंट डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करो, सो यू शुड हैव 20 to 30% लोअर लैंड कॉस्ट इन एमपी. मतलब ओके। even for places which were 70-80 kilometers from Indore, the land prices were less than 15 lakhs, which I feel would be much higher in the context of Maharashtra. अच्छा रमन सर, अब चूंकि आप इस एमपी के टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हो और हमारे कुछ दोस्त लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और दे वांट योर सपोर्ट और असिस्टेंस और गाइडेंस, देन हाउ एंड वेयर दे कैन अप्रोच सर? So, I mean, they can, contact me via email. हाँ Uh, ईमेल बता दिए आप, नंबर मत मेरे से नहीं, नंबर पूछिएगा। नहीं, ईमेल ही.
हाँ। क्योंकि बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी हम उसको ड्राइव करना चाहते हैं। हम्म। तो हम आपको सारी डिटेल्स देंगे कि एक होता है कमर्शियल एस्पेक्ट जो आप आपके एंड कस्टमर्स है और जिनको बेच सकते हो। फिर होता है कि भाई टेंडर कैसे भरना है, उसमें क्या क्या फॉर्मेट्स डालने हैं, क्या क्या ये करना है। तो हमने ये सारी चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करके रखा है। तो चलिए, तो रमन सर, उसके लिए मैं एक अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर देता हूँ, solar is my passion@gmail.com है। परफेक्ट। आप सब जानते हैं, इट्स solar is my passion@gmail.com। आप बस वहाँ पे ये लिख दिए, यस आई एम इंटरेस्टेड टू हैव ए सेशन विथ इन्फोसोल टीम। ठीक है, आपको बस सब्जेक्ट देखिए, आप विदाउट अगर सब्जेक्ट मैटर आप लिख देंगे ना, तो वो शायद ईमेल तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं है, देखूंगा भी नहीं, ये इतना बदमाश मैं भी हूँ। ठीक है। जिस हिसाब से बदमाशी आपने की है कि बिना बिना सब्जेक्ट मैटर के, बिना कुछ नहीं, सिर्फ अपना ब्लैंक मेल छोड़ दिया, तो हम कैसे जानेंगे कि भाई आप क्या जानना चाहते हैं। तो प्लीज़, सब्जेक्ट एंड content of the email should be clear, that we want to have a dedicated session with Infosol team on MP टेंडर, कुसुम टेंडर सी। ठीक है, ये देखेंगे तो आपके डिमांड के ऊपर वी विल रिक्वेस्ट इन्फोसिल टीम टू अरेंज ए डेडिकेटेड सेशन, जहाँ पे आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, एंड कैसे होता है वो सब आपको शेयर होगा। क्या है कि भाई उनको ऑलमोस्ट 50 मेगावाट तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, 100 मेगावाट लाइन में है, 300 मेगावाट पाइपलाइन में है, तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। एम आई राइट सर? करेक्ट सर। एंड एक और चीज मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि लास्ट डेट जो है 22nd है, 22nd जुलाई, टेंडर सबमिशन की। हम्म। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, उनके कस्टमर्स को भी जॉइंटली पिच करना है, तो वी आर वेरी, आई वुड से, ओपन अबाउट इट। हम जॉइंटली आपके जो डेवलपर्स है उनको जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक कोलैबोरेटिव मैनर में जो है इस पे काम कर सकते हैं। जी। ओके। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आज का जो सेशन था वो बहुत ही पावर पैक था, टोटल 2 घंटे का बैक टू बैक था, और आप सब हमारे साथ इतनी देर तक रुके रहे, दिस इज मतलब कि मैं उसके लिए आपको बस इतना ही बोलूँगा, धन्यवाद है। एंड जितने भी हमारे जो एक्सपर्ट्स थे आज, जो हमारे बुधे सर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे दुखती नस के ऊपर हाथ रखा था, दैट इज APFC पैनल पावर फैक्टर, क्योंकि आज की डेट में नहीं तो अगले कुछ दिन में तो पावर फैक्टर हर एक को तकलीफ देने ही वाला है, तो यू गेट रेडी फॉर दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। आप उसे पेन पॉइंट मत समझिए, दैट इज ए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप उस हिसाब से लेके चलेंगे तो आपको नया बिजनेस भी मिलेगा। एंड जो दूसरा अपॉर्चुनिटीज जो हम लोग कुसुम की बात कर रहे हैं, दैट इज इन्फोसोल की तरफ से रमन नड्डा जी आए। तो रमन जी, आपको भी हमारी तरफ से पूरा धन्यवाद। एंड हम तो चाहेंगे कि भाई आपके साथ हम और भी कुछ सेशंस करें, अलग अलग डेडिकेटेड पॉइंट्स के ऊपर, एंड हमारे जितने भी दर्शक हैं उस हिसाब से अपने नॉलेज को इन्हांस कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद। यस सर, आप कुछ बोल रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था सर, आपके वीडियोस हम हमारे जो न्यू जॉइनर्स है उनको कंपलसरी करते हैं कि भाई अजित सर के जो है वीडियोस, हमने एक लिंक बना के रखी एक्सेल में, वो भेजते हैं और बोलते हैं कि यार सर की वीडियोस जो है वो देख के आओ, तो आपको हम्म। इंडस्ट्री क्या है ये समझ में आएगी। एंड वेरी प्रिविलेज्ड to be, at this platform with you. So, heartfelt thank you to you for inviting me, for sharing my experience. It was a wonderful experience to be on this platform with you. Thank you, sir. चलिए, थैंक यू सर। एंड ये तो हो गया एंड, सर हो गया एंड, Yes. एंड थैंक यू, हाँ टाइम निकाला। Sure, थैंक यू sir. रमन जी, थैंक यू रमन। ये सब आ गया, इंटरेस्टेड इन INC वर्क, अरे वाह, INC, हाँ वो अपना बंदा INC